ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट बैचलर का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। टॉपिक चल रहा है गैलीलियन रूपांतर समीकरण। गैलीलियन रूपांतर समीकरण में क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूटन के नियम गैलीलियन रूपांतर समीकरण में क्या होते हैं, निश्चल होते हैं। हमको सिद्ध करना है जो न्यूटन के जो तीनों नियम है वो गैलीलियन रूपांतर समीकरण में क्या होते हैं, निश्चल होते हैं। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं, दो निर्देश तंत्र लेते हैं। ये तो कौन सा लेते हैं, एस निर्देश तंत्र। कौन सा लेते हैं, एस निर्देश तंत्र। और दूसरा कौन सा लेते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र में किस अवस्था में लेते हैं, विराम अवस्था में। किस अवस्था में लेते हैं, विराम अवस्था में। और एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेते हैं, गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। और किस वेग से लेते हैं, नियत वेग से। किस वेग से लेते हैं, नियत वेग से क्या लेते हैं, गतिशील अवस्था में लेते हैं। रूपांतर समीकरण में हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं। पहला लेते हैं एस निर्देश तंत्र और दूसरा लेते हैं एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेते हैं, विराम अवस्था में। और एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में लेते हैं, गतिशील अवस्था में। तो हमको लगाना पहला एडी लगानी है इसमें न्यूटन का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम। क्या लगानी है, न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या है, जड़त्व का मतलब क्या है, जड़त्व का मतलब है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती। वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती है। मतलब वस्तु अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब परिवर्तन नहीं करना चाहती। स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थिति का मतलब होता है स्थान। या तो वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में हो सकती है। किस स्थान, या तो वस्तु का विराम हो सकता है या वस्तु का जो स्थान है वो किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। स्थिति का मतलब होता है स्थान। स्थिति का मतलब क्या होता है, स्थान। या तो वस्तु का स्थान विराम अवस्था में हो सकता है, या तो वस्तु का जो स्थान है वो किस अवस्था में हो सकता है, विराम अवस्था में हो सकता है, या वस्तु का जो स्थान है वो किस अवस्था में हो सकता है, गतिशील अवस्था में हो सकता है। किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो किस अवस्था में रहना चाहती है, विराम अवस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो किस अवस्था में रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे। जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक वस्तु पर क्या ना कार्य करे, बाह्य बल ना कार्य ना करे। मतलब एफ वेक्टर का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में एफ का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में ए वेक्टर प्राइम का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए।
अगर दोनों निर्देश तंत्र में f का मान 0 है तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा गैलीलियन रूपांतर समीकरण में। दोनों निर्देश तंत्र में f का मान 0 है, बल का मान अगर 0 आ रहा है तो दोनों निर्देश तंत्र में बल का मान 0 आ रहा है तो गैलीलियन रूपांतर समीकरण में न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चल। तो न्यूटन का प्रथम नियम, दोनों निर्देश तंत्र में अगर f का मान 0 है, दोनों निर्देश तंत्र में अगर f का मान 0 है तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो गैलीलियन रूपांतर समीकरण में क्या होगा, निश्चल होगा। तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर वस्तु विराम अवस्था में है, अगर ऐसी जब कोई वस्तु विराम अवस्था में, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है, तो वस्तु विराम अवस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वस्तु किस अवस्था में रहना चाहती है, विराम अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु तथा अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, इस अवस्था में गतिशील अवस्था में है तो वस्तु गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे, जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे, जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे। इसका मतलब f का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अर्थात तो लगाओ एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र में। हम मान रहे एक इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है, एम द्रव्यमान का है। द्रव्यमान कितना है, एम है। इलेक्ट्रिक पोल का द्रव्यमान कितना है, एम द्रव्यमान का क्या है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस इलेक्ट्रिक पोल की स्थिति बता रहा है। क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है, मतलब ये किस अवस्था में बता रहा है, विराम अवस्था में बता रहा है। किस अवस्था में बता रहा है, इलेक्ट्रिक पोल को विराम अवस्था में बता रहा है। कौन बता रहा है, ये नहीं, ये व्यक्ति बता रहा है। तो वस्तु की स्थिति बताने वाला क्या कहलाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र कहलाएगा। ये तो x, ये y और ये क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। ये क्या कहलाएगा, निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र कहलाएगा, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र कहलाएगा, एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र कहलाता है, एस निर्देश तंत्र कहलाता है। तो हम क्या जानना चाहते हैं, इस वस्तु का वेग जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, इस वस्तु का वेग जानना चाहते हैं। तो विराम अवस्था में है तो वस्तु का वेग कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो त्वरण कितना होगा वस्तु का, हम क्या जानना चाहते हैं, त्वरण जानना चाहते हैं। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ए वेक्टर से हम क्या करते हैं, त्वरण को प्रदर्शित करते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग कितना है, 0 है, और प्रारंभिक वेग भी क्या है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोल है वो किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में है तो अंतिम वेग भी क्या होगा, 0 होगा, और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m बराबर कितना होता है, m में होता है, m वेक्टर कितना होता है, m वेक्टर होता है, m a वेक्टर होता है। कितना होता है, m a वेक्टर होता है। a वेक्टर का मान कितना है, निर्देश तंत्र 0 है। कितना है, 0 है। तो m वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो m 0 होने का मतलब क्या है, वेक्टर 0 होने का मतलब, एफ 0 होने का मतलब क्या है, वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। क्या नहीं करता है, वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो एफ बराबर 0, वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अब कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में, एक समान वेग से गतिशील है। हम क्या मान लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक पोल मान लेते हैं। एम द्रव्यमान का हमने क्या मान लिया, कि इलेक्ट्रिक पोल मान लिया। और यहाँ पर ये व्यक्ति क्या बता रहा है, इस वस्तु की, इलेक्ट्रिक पोल की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है। और ये किस वेग से गतिशील है, नियत वेग से गतिशील है। किस वेग से है, नियत वेग से क्या है, गतिशील है। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। क्या है, नियत वेग से क्या है, गतिशील है। कैपिटल वेक्टर से क्या है, गतिशील है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक पोल इस व्यक्ति को कैसा नजर आएगा, इस दिशा में गतिशील नजर आएगा। किस दिशा में, ये व्यक्ति इस दिशा में गतिशील है, और ये इलेक्ट्रिक पोल इसको कैसा नजर आएगा, इस दिशा में गतिशील नजर आएगा। किस वेग से आएगा, नियत वेग से। इसका मतलब यहाँ पर वेग क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मतलब वेग नियत होगा। क्या होगा, वेग नियत होगा। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, एक का मान निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, एक का मान निकालना चाहते हैं। तो एक का मान कितना है, एक का मान, तो एक बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ए बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर, वेग में क्या नहीं है, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन क्यों नहीं है, क्योंकि वेग क्या है, नियत है। वेग नियत है तो अंतिम वेग भी समान होगा, और प्रारंभिक वेग भी क्या होगा, समान होगा। अगर दोनों समान है, अंतिम वेग भी क्या है, समान है, और प्रारंभिक वेग भी क्या है, समान है। मान लेते हैं अंतिम जो वेग है वी वेक्टर है, और प्रारंभिक वेग भी कितना है, वी वेक्टर है। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ए का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ए का मान 0 आ रहा है, तो ए बराबर कितना होता है, ए वेक्टर प्राइम, वी वेक्टर प्राइम, ए वेक्टर प्राइम। कौन सा निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र। तो ए वेक्टर प्राइम कितना होगा, एम ए वेक्टर प्राइम, एम ए वेक्टर प्राइम। ए वेक्टर प्राइम का मान कितना है, 0 है। तो ए वेक्टर प्राइम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो गैलीलियन रूपांतर समीकरण से हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से
प्राइम बराबर ए वेक्टर होता है। ए वेक्टर प्राइम बराबर ए वेक्टर प्राइम, ए वेक्टर प्राइम बराबर ए वेक्टर होता है। यहां पर ए वेक्टर प्राइम का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और ए वेक्टर का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। दोनों निर्देश तंत्र में समान है या नहीं है? समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गैलीलियन रूपांतर समीकरण है उसमें क्या आ रहा है? न्यूटन का प्रथम नियम निश्चर आ रहा है। क्या आ रहा है? निश्चर आ रहा है। अर्थात समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्राइम बराबर एफ वेक्टर हो जाएगा। दोनों वेक्टर का मान समान है या नहीं है? समीकरण 4 में क्या आ रहा है? दोनों निर्देश तंत्र में बाह्य बल क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है। इसका मतलब गैलीलियन रूपांतर समीकरण में न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? निश्चय है। समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 व 4 से स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतर समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में न्यूटन का प्रथम नियम निश्चय होता है, निश्चय होता है। गैलीलियन रूपांतर समीकरण में न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? निश्चय होता है। अब हम किसकी बात करेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम की बात। नोट्स में आपको सबसे पहले ये दोनों पॉइंट उतारने, बाद में एस निर्देश तंत्र में आपको ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में आपको ये समीकरण 1 तक उतारना है। बाद में आपको समीकरण 1 के बाद में नीचे लिखना है वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता। फिर आपको एस प्राइम निर्देश तंत्र में डायग्राम बनाने के बाद में ये लिखना है, और यहां पे लिखना है समीकरण 2 में, समीकरण 2 में वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। समीकरण 2 में वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है। और यहां पे लिखना है समीकरण 1 में वस्तु पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, नहीं करता है। यहां तक आपको लिखना है न्यूटन का प्रथम नियम। इसके बाद में किसकी बात करेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम की। तो सेकंड हेडिंग लगाओ न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन
वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होते हैं। तो ए वेक्टर क्या आएगा, समानुपाती डी अपॉन डी टी पी वेक्टर। दोनों निर्देश तंत्र में हमको क्या लेके आना है, दोनों निर्देश तंत्र में हमको समान लेके आना है। जो संवेग में परिवर्तन की दर को आपको क्या लेके आनी है, समान लेके आनी है। मतलब एस निर्देश तंत्र में हमको क्या लेके आना है, डी अपॉन डी टी पी वेक्टर, और एस प्राइम निर्देश तंत्र में हमको क्या लेके आना है, डी अपॉन डी टी पी वेक्टर प्राइम लेके आना। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो गैलीलियन रूपांतर समीकरण में न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होगा, निश्चर होगा। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होगा, निश्चर होगा। तो न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल कॉमा वस्तु के संवेग में, वस्तु के संवेग में, वस्तु के संवेग में परिवर्तन के, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। बल किसके समानुपाती होता है, वस्तु के परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो के क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। तो के का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ए वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी पी वेक्टर। तो हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतर समीकरण से गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतर समीकरण से, तो गैलीलियन रूपांतर समीकरण से क्या होता है, संवेग पी वेक्टर प्राइम बराबर पी वेक्टर प्लस माइनस एम वी वेक्टर। क्या है, एम वी वेक्टर। यहां पर ध्यान देखना, कैपिटल वी वेक्टर क्या है, कैपिटल जो वी वेक्टर है, कैपिटल वी वेक्टर क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है। क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है। और पी वेक्टर प्राइम क्या है, वस्तु का संवेग है। क्या है, वस्तु का संवेग है। कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। पी वेक्टर प्राइम क्या है, वस्तु का संवेग है। पी वेक्टर क्या है, वस्तु का संवेग है। कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र। और पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर है वस्तु का संवेग। कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र। तो यहां पर कैपिटल जो भी वेक्टर है ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नियत है। नियत का अवकलन कितना होता है, नियत का अवकलन मतलब एम डी अपॉन डी टी कैपिटल वेक्टर, इसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल वी वेक्टर है इस ये क्या है, नियत है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। समीकरण नंबर 1, समीकरण 2,
समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान हम क्या रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो ए वेक्टर डी अपॉन डी टी हम क्या निकालना चाहते हैं, यहां पर हम पी वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी वेक्टर निकालेंगे। इसका मान हम निकाल के कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे। तो पी वेक्टर कितना आ जाएगा, पी वेक्टर आएगा पी वेक्टर प्राइम प्लस एम वी वेक्टर, समीकरण 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए वेक्टर डी अपॉन डी टी पी वेक्टर कितना है, पी वेक्टर प्राइम प्लस एम वी वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी पी वेक्टर प्राइम प्लस एम वी डी अपॉन डी टी कैपिटल वेक्टर। तो एम वी वेक्टर एम डी अपॉन डी टी वी वेक्टर कितना है, 0 है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एफ वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी पी वेक्टर प्राइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी वेक्टर प्राइम। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 का मान समीकरण 1 से ए वेक्टर का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 1 से ए वेक्टर का मान हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 में डी अपॉन डी टी पी वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी पी वेक्टर प्राइम। तो डी अपॉन डी टी पी वेक्टर कितना होता है, ए वेक्टर होता है। कितना होता है, ए वेक्टर होता है बराबर डी अपॉन डी टी पी वेक्टर प्राइम कितना होता है, ए वेक्टर प्राइम होता है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि न्यूटन का गैलीलियन रूपांतर समीकरण में गैलीलियन रूपांतर समीकरण में न्यूटन का द्वितीय नियम निश्चय होता है। अब हम कौन से नियम की बात करें, तृतीय नियम। किस नियम की बात करेंगे, न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का मतलब क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब है जैसे हम किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। कितना न्यूटन का फोर्स लगाया? नीचे की ओर 10 न्यूटन का। तो वस्तु विपरीत दिशा में समान परिणाम का क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। ये तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। जो अपन ने फोर्स लगाया उसको हमने क्या बोला? क्रिया बोला। जो वस्तु ने क्या किया? विपरीत दिशा में क्या लगाया? विपरीत दिशा में समान परिणाम का क्या लगाया? फोर्स लगाया। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया बोलते हैं। जैसे अपन ने हमने जो मशीन आती है, कौन सी? बार वाली, अपना बार नापते हैं तो हम क्या लगाते हैं? मशीन पे क्रिया लगाते। क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। मतलब हमने लगाया 50 न्यूटन का बल लगाया। कितना न्यूटन का लगाया? 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो मशीन क्या करेगी? विपरीत दिशा में समान परिणाम का क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी? समान परिणाम का फोर्स लगाएगी, प्रतिक्रिया करेगी। क्या करेगी? प्रतिक्रिया। और ये क्या होगी? क्रिया होगी। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसमें हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे कि जो गैलीलियो रूपांतर समीकरण में जो तृतीय नियम क्या होता है? निश्चल होता है। हम मान रहे हैं पॉइंट बी, पॉइंट ए मान रहे हैं, और एक वस्तु गतिशील है इस दिशा में और ये वस्तु भी क्या है? गतिशील इस दिशा में। दोनों वस्तु का जो वेग है वो क्या है? एक समान है। और दोनों वस्तु का द्रव्यमान भी क्या है? एक समान है। और समान भी क्या है? वेग है। एक समान भी क्या है? वेग है। दोनों वस्तु गतिशील है और एक स्थान पर क्या करती है? टक्कर करती है। एक स्थान पर क्या करती है? दोनों वस्तु टक्कर करती है। टक्कर कौन सी करती है? प्रत्यास्थ टक्कर करती है। कौन सी टक्कर करती है? प्रत्यास्थ टक्कर करती है। कौन सी टक्कर? प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या? प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है? हानि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हानि नहीं होती है। हानि नहीं होती है, इसका मतलब ये हुआ दोनों वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोनों वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और द्रव्यमान में भी क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रत्यास्थ टक्कर में क्या नहीं होती? हानि नहीं होती। हानि नहीं होती मतलब टक्कर के बाद दोनों वस्तु का वेग क्या रहेगा? एक समान रहेगा और द्रव्यमान भी क्या रहेगा? एक समान रहेगा। तो मैं आपसे बात करूं कि टक्कर से पहले कुल संवेग क्या है? टक्कर से जो पहले कुल संवेग है वो क्या है? एम वी वेक्टर प्लस एम वी वेक्टर। अगर हम टक्कर के बाद की बात करें, टक्कर के बाद की बात करें, किसकी बात करें? टक्कर के बाद की बात करें। टक्कर कौन सी हो रही है? प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है। प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो वेग है वो क्या रहेगा? एक समान रहेगा। क्या रहेगा? एक समान रहेगा। और द्रव्यमान भी क्या रहेगा? एक समान रहेगा। तो टक्कर के बाद कुल संवेग तो एम वी वेक्टर, इस वस्तु का संवेग प्लस इस वस्तु का संवेग। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद दोनों का कुल संवेग क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब इस पर क्या लागू हो रहा है? संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू हो रहा है। क्या हो रहा है? संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू हो रहा है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? गैलीलियो रूपांतर समीकरण में निश्चल होता है। यह हम क्या कर चुके हैं? प्रूफ कर चुके हैं। संवेग संरक्षण सिद्धांत गैलीलियो रूपांतर समीकरण में क्या होता है? निश्चल होता है। यह हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर लिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना और इस जो टॉपिक देखना संवेग संरक्षण सिद्धांत, हेडिंग देखना संवेग संरक्षण सिद्धांत। तो वहां से क्या करना है? आपको पहले ये देखना है और वहां पर हमने क्या किया? संवेग संरक्षण सिद्धांत को गैलीलियो रूपांतर समीकरण में क्या माना है? निश्चल माना है और इसको क्या किया है? प्रूफ किया है। तो गैलीलियो रूपांतर समीकरण में जो तृतीय नियम है वो क्या होता है? निश्चल होता है। तो हम जानते हैं कि टक्कर से
हम जानते हैं कि टक्कर से पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर होता है। इस संवेग संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? टक्कर से पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत गैलीलियन रूपांतर समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में, गैलीलियन रूपांतर समीकरण में निश्चल होता है। तो हम कह सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतर समीकरण में न्यूटन का तृतीय नियम निश्चल होता है।